हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम सी ए हितेश पत्रा है एंड आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। अभी आपको पता ही है कि डिपार्टमेंट से बहुत सारे नोटिस इशू हुए थे 2017-18 फाइनेंशियल ईयर एंड 2018-19। 17-18 के तो दिसंबर तक हुए थे, जिनके रिप्लाईज भी लोगों ने दिसंबर तक ही फाइल कर दिए थे मोस्टली, और जो नहीं कर पाए थे उन्होंने फिर अपील में जाके इसका क्लोज़र करवाया होगा या वो चल रही होगी। ऐसे ही 18-19 के नोटिस जनवरी एंड ऑनवर्ड्स आए थे एंड उसकी क्लोजिंग आपको पता ही है अप्रैल 2024 में ही 24 तक करानी है सबको। अब हो क्या रहा है कि यार नोटिस आ गए एंड जो नॉर्मल टैक्स पेयर है जिसका रजिस्ट्रेशन है, अगर वो हैबिचुअल है कि हाँ चलो नोटिस आते हैं, रिप्लाई होता है, रीजंस होते हैं, थोड़ा बहुत डिमांड निकलती है या ज़्यादा निकलती है या गलती करी है, तो डिपेंड्स केस टू केस, तो लोग उसका रिस्पॉन्ड सबमिट करके डिपार्टमेंट में जाके एक्सप्लेन करते हैं एंड अपना रिस्पॉन्स बताते हैं, तो उस हिसाब से डिपार्टमेंट वाले एक्शन लेते हैं। हुआ क्या है कि कुछ नोटिस ऐसे थे, परसेंटेज तो किसी को पता नहीं है, बट उसमें ये था कुछ कॉमन रीजंस थे, जैसे कि एग्जेम्प्ट सप्लाई और इनएलिजिबल आईटीसी, कैंसिल डीलर्स एंड 3B वर्सेस 2A, वन मिसमैच विद दी 3B एंड 9। तो ये कॉमन रीजंस थे जिनके लोगों ने नोटिस के रिप्लाई सबमिट करे और उसके जवाब डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट करे और नहीं भी करे, हाँ केस टू केस। तो उनमें हुआ क्या है, वो प्रोसेस क्या रहा, क्या रिस्पॉन्स रहा, तो एक एक्सपीरियंस छोटा सा मेरे पास है, इन जिन लोगों के पास ही है और जो थोड़ा बहुत मेरे पास है मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। सबसे पहला था कि नोटिस आया DRC 1, जनरली उसमें रीजंस होते हैं। नोटिस आता है DRC 1 फॉर्म में होता है, उसमें GSTN नंबर, आपका एड्रेस, किस ऑफिसर ने इशू किया है, कौन से फाइनेंशियल ईयर का है, किस डेट को हुआ है, और उसकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन क्या है, पर्सनल अपीयर कब तक होना है, उसमें लिखा होता है। वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही होता है, उसमें हर चीज़ एलिमेंट्स गिवन होते हैं, तो वो सबका सेम ही होता है, लेकिन उसके साथ ना एक सपोर्टिंग होती है। उसको नोटिस एक्चुअल में उसके रीजंस वहाँ दिए होते हैं। नोटिस में तो सिर्फ आपका DRC 1 में तो आपका सिर्फ अमाउंट होता है, इंटरेस्ट, पेनल्टी, ये सब स्पेसिफाइड होता है, बाकी एक KYC डिटेल्स होती हैं टैक्स पेयर की और डिपार्टमेंट की। लेकिन जो रीजंस होते हैं, ग्राउंड्स ऑफ डिमांड, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, वो उस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में दिए होते हैं। तो पहला नोटिस आता है, उसके साथ एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आता है, तो उसको अच्छे से स्टडी करना, हर एक उसके इश्यूज अच्छे से रीड करना और उस हिसाब से अपना रिप्लाई ड्राफ्ट करना। हाँ जी, मैंने भी रिप्लाई ड्राफ्ट किए, काफ़ी सारे किए हैं, कुछ उसमें गलतियाँ भी हुई, धीरे धीरे ठीक करी, इम्प्रूव किया, लर्निंग करी, बहुत अच्छा एक्सपोजर रहा उसमें भी। तो हम बात कर रहे थे उस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में जो इश्यूज़ होते हैं, इश्यूज़ के रीजंस जनरली जो मैंने बताया आपको, जैसे कि आपका 1 3B वर्सेस 9 का मिसमैच फॉर आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड के लिए 3B वर्सेस 2A मिसमैच। आपने जैसे कोई पिछले साल का ITC 3B में करंट ईयर में लिया होगा, बट वो 2A में नहीं आएगा, तो आपका 3B एक्सेस होगा। सिमिलरली कुछ आपने ITC क्लेम करे होंगे जो 2A में अपीयर नहीं करे होंगे, या तो नेक्स्ट ईयर अपीयर करे होंगे, तो उसके भी डिफरेंसेस खड़े होंगे, तो ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा हर एक इश्यूज़ पे, हर एक रिस्पॉन्स बड़ी केयरफुली ड्राफ्ट करके। और आप ऐसे मानो 1 टाइम सबमिशन है, इसका सेकंड सबमिशन नहीं है, उसके इन एडिशन टू सबमिशन है। ऐसा नहीं कि आपने पहले सबमिशन किया, सर पहले सबमिशन से ये था कि नहीं नहीं वो पिछले साल का था, पता चला कुछ और ही निकला है, फिर आपने बोला नहीं नहीं सर वो गलत था, वो कहेगा भाई तूने रिटर्न में दिया है, गलत कैसे है, अब तो तू आ जा, अब तो गर्दन पकड़ ली उसकी। ऐसा मत करना। जो 1 टाइम रिप्लाई जा रहे हो, जैसे GST में आपको पता ही है कि रिटर्न भी 1 टाइम जाती है, और उसमें री रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन नहीं है कि आपने अगर रिटर्न फाइल कर दी उसको करेक्ट करने का ऑप्शन, जैसे कि वैट में होता था कि ओरिजिनल रिटर्न के अगेंस्ट रिवाइज रिटर्न फाइल होती थी, ऐसा GST में है ही नहीं। तो आप मानो कि 1 टाइम रिप्लाई है हाँ, आप बता कुछ चीज़ें आप ऐसे कर सकते हो उसमें कि आपने एक रिप्लाई सबमिट किया, उसमें अपने रीज़न डाले, बट आपने कुछ डाउटफुल पॉइंट्स है उसे आपको नहीं लिखा, वो आपने जस्ट वेट किया कि यार जब मैं पर्सनली हियरिंग पे जाऊँगा या जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, जैसे कि हम जाते हैं, तो वहाँ पे आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो उस रीजंस को अच्छे से, ताकि वो लॉजिकल भी लगे, लीगल भी लगे और उसको समझ भी आए, अंडरस्टैंडिंग के लिए भी हो। तो आप छुपाना नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ बताना है, जो रेलिवेंट पॉइंट है वो क्लियर कीजिए, अदरवाइज पता चले कि एक चीज़ क्लियर करने गए 10 चीज़ें खुलवा के आ गए उसके आगे, तो ये मत करना। ठीक है, तो आप रिप्लाई उस हिसाब से ड्राफ्ट करना, हर एक इशू का हर एक रिप्लाई होगा सेपरेटली। मतलब कुछ लोग करते हैं कि कहानियाँ लिख दी पैराग्राफ में लंबा लंबा,
कि भाई वो ऑफिसर कहता है भाई ये कहना क्या चाह रहा है, तू आ जा, मेरे को समझा जा, मुझे तब भी समझ नहीं आया तो भैया तेरा तो मैं डिमांड फिक्स रखूँगा फिर। तो ऐसा मत करना, इशू पकड़ना, उसका रिप्लाई डालना, उसके रीज़न डालना, एविडेंस डालना, उसको क्लोजर बताना कि आप उसको एग्री कर रहे हो डिमांड को या नहीं कर रहे, या कुछ वेरिफिकेशन पॉइंट्स होते हैं कि यार आप ये वेरीफाई करा दो। लाइक ITC रजिस्टर मांगते हैं डिपार्टमेंट वाले, या सेल्स रजिस्टर मांगते हैं, जो भी आपने 9 में या जो आपने 3B में क्लेम किया है, तो उसका आप रेडी रखना। आप ये मान के चलो कि 2022-23 तक के आपको GST रजिस्टर्स या GST लेजर्स आपको तैयार रखने हैं, जो कि आप डिपार्टमेंट दिखा सको, सो दैट कि जितनी भी गलतियाँ पहले करेक्ट कर लो टाइम टू टाइम। जैसे अभी 23-24 की गलतियाँ आप अक्टूबर 2024 तक करेक्ट कर सकते हो, जो कि लास्ट डेट 30 नवंबर 2024 है। तो आप इसी टाइम पीरियड में अच्छे से क्लियर कर लीजिए, अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व कीजिए। और मार्च अभी जैसे क्लोजिंग हो ही रहा है, आज हमारी है डेट, जिस तारीख को हम ये वीडियो बना रहे हैं वो है हमारी 17 मार्च। तो जितनी भी गलतियाँ कुकर्म कांड कर रखे हैं आप लोगों ने, उसको आप मीनवाइल ही ठीक कर लीजिए। 17 तारीख के बाद 13 दिन आपके, 14 दिन ऑब्वियसली बहुत सारा टाइम है, तो आप 20 के बाद आप चाहो कर सकते हो, 10 दिन का टाइम है आपके पास, तो कर लीजिए, अच्छा रहेगा। एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है अच्छे से देना। आपने इशू समझ लिया, आपकी बुक्स चेक कर ली, आपकी रिटर्नें चेक कर ली, आपने फाइनेंशियल देख लिया, सब देख लिया, लेकिन आपने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करा उस रिस्पॉन्स को, आपके मन में ही रह गया। मन की बात लिखिए, ऐसा है, तभी जाके सामने वाला समझेगा कि यार वाकई में ये बंदा जो जो मैंने इशू रेज़ किए हैं इसके नोटिस में, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में मैंने रेज़ किया है, और जो ये रिस्पॉन्ड दे रहा है वो लॉजिकल एंड सेटिस्फैक्ट्री है। तो इस वे में आपको रिस्पॉन्स देना, अदरवाइज़ वो आपकी डिमांड फिक्स कर देगा। डिमांड 1 करोड़ भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है, 10 लाख भी हो सकती है, 50 लाख भी हो सकती है। तो आप अननेसेसरी क्यों अपना पैसा फंसा रहे हो, जिसकी आपकी कोई गलती नहीं है। गलती है तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा और डिमांड का DRC 03 जमा करा के वॉलंटरी उसको ख़त्म कीजिएगा। अदरवाइज जब DRC 7 आएगा आपको अपील में जाना पड़ेगा, बड़ा लंबा प्रोसेस है। तो बेटर है कि आपको DRC 1 लेवल पे ही ख़त्म कर लीजिए। यानी कि असेसमेंट भी हो सकती है इसमें आपकी। तो जो एक रेस किए हैं पॉइंट्स, हो सकता है कि आपने बहुत गलतियां कर रखी है, लेकिन डिपार्टमेंट ने आपके सिर्फ 2-3 ही रेलिवेंट पॉइंट, या एक ही पॉइंट आपने रेलिवेंट पॉइंट इशू किया है, रेस किया है, तो आप अच्छा है कि वहीं पे क्लोज करा लीजिए, नहीं तो फिर जब वो डिटेल में जाएंगे तो आपको ही बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। 7th पॉइंट आता है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अच्छा पॉइंट नहीं बताया, पहला नोटिस करीब, नोटिस अच्छे से समझना है, उसके सपोर्टिंग अच्छे से समझना है। तीसरा हमने इश्यूज़ की बात करी कि इश्यूज़ क्या क्या है वो अच्छे से देख लीजिए, हर एक इशू का हर एक रिप्लाई अच्छे से ड्राफ्ट कीजिए, उसके रीज़न आपको पता होना चाहिए, और आप जो लिख रहे हैं उसका भी रीज़न अच्छे से पता होना चाहिए, और रिटर्न में होना चाहिए, विद एविडेंस होना चाहिए। अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, ऐसा नहीं है कि बोगस लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा, एक होता है ना बजी वर्ड्स, वो मत कीजिएगा। जो आपका फैक्ट है सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल पॉइंट, जैसे मैं बताता हूँ मेरा क्या तरीका होता था। नोटिस आया, उसका हमने बताया कि हम ये GSTN नंबर है हमारा, हमारा इस पॉइंट पे DRC आया, इस डेट को आया, वो रेफरेंस नंबर सब बता दिया, सब्जेक्ट मैटर बता दिया हमने। फिर हमने रिस्पॉन्ड ड्राफ्ट करना शुरू करा कि आप हमारा ये बिजनेस है, हमारा ये GSTN है, इस लोकेशन पे है। फिर हमने कहा कि आपने जो डिमांड रेज करी हम उससे एग्री नहीं करते बिकॉज ऑफ बिलो रीजन्स। बिलो रीजन फॉर द इशू नंबर 1 कि इशू ये बताया कि एग्जैक्ट पेस्ट कर दिया कि आपका ये इशू था। हमने जब उसका रिस्पॉन्ड ड्राफ्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बताते हैं कि यार आपने जो कंसर्न रेज किया इस इशू के ऊपर, वो ये पॉइंट है उसके, लाइक जैसे 1-3B का डिफरेंस है। 1-3B में 1 मतलब GSTR 1 एंड GSTR 3B, R1 R3B, उसमें क्या था कि 1 के अंदर कुछ पिछले साल का बिल था जो हमने इस साल इशू किया है, इस साल GSTR 1 में रिपोर्ट किया है, लेकिन टैक्स ऑलरेडी पेड था, तो लास्ट ईयर 3B वर्सेस 1 जब हम देखेंगे तो उसका 3B एक्सेस आएगा। इस हिसाब से करंट ईयर का GSTR 1 एक्सेस आएगा, तो जब वो दोनों कंपाइल करोगे आपका मैच हो जाएगा। तो ये रीज़न आपको एक्सप्लेन करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि पिछले साल की जो आपकी 1-3B की कॉपी लगा सकते हो, और करंट ईयर के 1-3B की, हर एक महीने की नहीं, किसी मंथ में स्पेसिफिक है तो उस मंथ की लगा दीजिए। लेकिन अगर एनुअल है तो GSTR 9 में जाके आप देखोगे, जहाँ GSTR 9 फाइल करते हो और GSTR 1 की समरी आती है, जिससे 3B की समरी आती है, आप उसको कोरिलेट करके बता सकते हो। तो इसे ऐसे ही इसी साल की 1-3B लगा सकते हो। तो प्रूफ के लिए 4 डॉक्यूमेंट हो जाएंगे आपके पास, जो कि पोर्टल से ही ऑटो जनरेटेड है और वो रिलायबल है, तो उससे शायद वो एग्री कर जाए। और नहीं करेंगे तो आपकी बुक्स मंगानी पड़ेगी, सब करना पड़ेगा। तो बेटर है जितने शॉर्ट में आप उसको एक्सप्लेन कर सको, और रिप्लाई के अंदर उस 3B का एक स्क्रीनशॉट लगा दो साथ में, कि अगर आपको 3B नहीं भी दिखानी है तो आप चाहो तो लेटर के अंदर ही आपने वो पेस्ट कर दिया है उस रेलिवेंट कॉलम को, कि आपका 1 का रेलिवेंट कॉलम कितना बोलता है और आपका 3B का कितना बोलता है। जब आप उसको कंपेयर करोगे तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, वो लास्ट ईयर का है। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लास्ट ईयर का हो सकता है, कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं। तो अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, अच्छे से वो 3B के 1 के डॉक्यूमेंट के वो स्क्रीनशॉट पेस्ट कीजिए लेटर के अंदर ही, तो सो दैट कि उसको अलग से 3B और 1 नहीं चेक करना पड़ेगा। मतलब समटाइम्स डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है कि चेक नहीं करते, बट
जब हो सकता है कि टाइम की शॉर्टेज की वजह से उनको क्लोज करना होता है, तो वो इतना डिटेल में जाते हैं, वो आपकी सिर्फ बात भी सुनते हैं, लेटर को लास्ट में देखते हैं। तो बेटर है कि आप लेटर में ही अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए और आप वर्बली भी अच्छे से कम्युनिकेट कीजिए। तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है इसमें। और जब आपका लेटर पूरा हो जाए हर एक रेलिवेंट पॉइंट का रिप्लाई देने के बाद, तो आपकी एक क्लोजिंग स्टेटमेंट होनी चाहिए कि बेस्ड अपॉन द अबव सबमिशन द डिमांड रेज्ड हैज़ नॉट बीन एग्रीड विद एंड बिकॉज ऑफ अबव रीजंस देर इज़ नो लायबिलिटी टू बी पेबल एंड देर इज़ नो इंटरेस्ट एंड पेनल्टी शैल बी चार्जेबल अकॉर्डिंगली। तो ये मेरा एक मैं ओवर बता रहा हूँ, आप भी चाहो तो जैसे चाहे लिख सकते हो, जैसी भी आपकी फॉर्मल लैंग्वेज है। एंड जब आपका नोटिस का रिप्लाई दे दिया, सब दे दिया, सर हमने तो सब किया, हमने तो अच्छे से रिप्लाई दिया, वो डिपार्टमेंट को ये बात करी, सब करा, बट वो एग्री नहीं कर रहे, सेटिस्फाई नहीं हो रहे, ऑर्डर दे दिया DRC 07, हमारी डिमांड बना दी, जितनी थी उतनी बना दी, ज़्यादा ही बोल रहे थे, हम तो फंस गए थे सर, क्या करें। तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास अपील है। आप अपील फाइल कीजिए APL 01, उसमें आप बता सकते हैं कि आपके किस ग्राउंड पे, किस मैटर पे कितना आपकी डिमांड रेज हुई थी और आपका क्या उसमें सबमिशन था जो आपने उस टाइम दिया था, वो आप उसकी कॉपी लगा सकते हैं। और अब आपका कोई एडिशनल सबमिशन है, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है, एडिशनल एविडेंसेस है, तो वो भी आप साथ में लगा के अपनी अपील फाइल कर सकते हैं। बट एक बात बता दूं, अपील का प्रोसेस काफ़ी लंबा है, तो बेटर है आप इसको असेसमेंट लेवल पे ही क्लोज करा लीजिए, आपको अपील लेवल पर ना जाना पड़े, क्योंकि अपील का डॉक्यूमेंटेशन भी ज़्यादा है और CA की फ़ीस भी ज़्यादा है और इसमें प्रोसेस भी काफ़ी टाइम लग जाता है। पहले तो आपको एक हियरिंग लेनी पड़ती है, उसका टाइम होता है, वो 6 महीने भी अप्रॉक्सीमेट लग जाते हैं, उसकी फ़ीस भी ज़्यादा होती है। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप असेसमेंट लेवल पे जब आपका DRC 1 या ASMT 10 आपका इशू होता है, तो उसी लेवल पे ही ख़त्म करा लीजिए। थोड़ा डिमांड देना पड़े, थोड़ी ज़्यादा देनी पड़े, आपका टाइम, फीस, मनी और कॉस्ट सब बचेगा, मेरी ये रिकमेंडेशन है। तो होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, मैं जो मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। इश्यूज़ के बारे में तो सर आपने बात ही नहीं करी, मैं आपको एडिशनल और बताता हूँ। फाइनेंशियल जब आप देखते हो उसमें आपकी फॉरेन एक्सचेंज होती है या कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन जो एग्जाम्प्ट होती है, लाइक इंटरेस्ट ऑन FDR वगैरह, तो आपने GSTR 1 में और 3 में रिपोर्ट की होगी, टैक्स नहीं दिया होगा, लेकिन डिपार्टमेंट को नहीं पता, वो इतनी डिटेल में नहीं जाते कि आप उनका आपको वो आपको नोटिस इशू कर देते हैं उसी टाइम। लेकिन जब आप सबमिशन देते हो आप बताते हो ये फॉरेन एक्सचेंज की इनकम है, ये आपका इंटरेस्ट इनकम है, ये आपका FDR का इंटरेस्ट है, वट एवर जिस पे कोई इंटरेस्ट पे लायबिलिटी नहीं है, GST की लायबिलिटी नहीं है। तो जब आप वो सबमिशन देते हो तो आप जब जाके वो क्लियर होता है, तो ये वन ऑफ द रीजन है जिसके नोटिस आएंगे। तो जैसे जैसे नोटिस आते जाएंगे एक्सपोजर मिलता रहेगा। आप भी रिकमेंड करूँगा कि नोटिस के टाइम पे आप उसको सीरियसली लीजिए, नहीं तो अपील में जाना बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। सो थैंक यू, आपने इस वीडियो को देखा, मेरी बात अगर कन्वे हुई है तो बहुत अच्छा है, नहीं हुई है तो आप और भी वीडियोस देख लीजिए कि नोटिस के केस में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या आप लॉ भी पढ़िए, तो आपको GST लॉ में काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। नहीं तो ऑनलाइन भी काफ़ी सोर्सेज हैं जहाँ पे आप ये देख सकते हैं। और अगर इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली हो तो मेरा पर्पज़ वही है। और थैंक यू, आपने अपना टाइम दिया, एंड मैं कोशिश करूँगा और ऐसी आपको इफेक्टिव वीडियोस ला के देता रहूँ। सो मेरा यही कहना है कि आप लॉ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।